हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का पहला लेक्चर्स जेएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि 20 क्वेश्चंस का सेट है। ये पूरा रीजनिंग प्रीवियस ईयर का। आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। आज से आपको पर डे 9:30 बजे पूरा सेट डेली एक रीजनिंग का मिल जाया करेगा। आप देखें और प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीजीएल में रीजनिंग के, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही अच्छे मार्क्स आएंगे, वैसे आप इजी वे में नहीं ले सकते। आप देखेंगे कि इसमें से 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं और 5 क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं और 5 क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प ढूंढें। फुटबॉल, सॉकर, टेबल टेनिस। जैसे एक टर्म आता है, एक शब्द सॉकर यूज किया जाता है फुटबॉल के लिए, ठीक है। उसी तरह टेबल टेनिस के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? तो इसमें पिंग पोंग, डिंग डोंग, चंपू या रैकेट। तो इसमें याद रखिएगा, टेबल टेनिस के लिए पिंग पोंग वर्ड यूज किया जाता है। जैसे क्रिकेट में नो बॉल होता है, वाइड बॉल होता है, ठीक है। इसी तरह फुटबॉल में एक वर्ड होता है सॉकर और टेबल टेनिस से रिलेटेड है पिंग पोंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला एक सीरीज दिया हुआ है। तो इस श्रृंखला में पूछा जा रहा है कि संबंधित विषय को चुनें। तो इसमें से कौन संबंधित है? जो चारों में से जो अलग होगा ना, उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 11 है, 21 है, 31 है और 41 है, ठीक है। तो 11, 21, 31 और 41 में कौन? इसमें देखें 11 ये 1 और 11 से डिविजिबल है। ये देखें आपको 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है ये, ठीक है। 31 देखेंगे आप 1 और 31 से डिविजिबल है, ये भी उसी तरह है 1 और 41 से। मतलब ये सारे हैं जो अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। 21 को छोड़कर जितने हैं आपके अभाज्य संख्या हैं, और ये जो है 21 ये भाज्य संख्या है। तो ये चारों में से 21 आपका अलग है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा इस तरह का दिमाग लगा के देखेंगे। ये सब प्रैक्टिस करने से ना क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाता है कि हमें कौन सा चीज़ यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस 3 है, यदि निम्नलिखित शब्दों का केवल पहला और अंतिम अक्षर बदलते हैं, ठीक है, तो बदलने के बाद जब आरोही क्रम में रखा जाता है तो इनमें से कौन सा शब्द दूसरे शब्द पर होगा? देखें क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित शब्दों को केवल पहला और अंतिम अक्षर, मतलब पहला और अंतिम अक्षर को चेंज करना है। तो यहाँ देखें पहला अक्षर है एस और अंतिम अक्षर है सी। तो अगर हम सी के जगह पे एस सी के जगह ये सी के जगह एस का जगह सी ले लेगा और एस का जगह ये सी ले लेगा। तो सी लिख दिया एस के जगह और एस के जगह क्या लिख देंगे? सी के जगह एस, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा? वाई, ठीक है। एम बी आई ओ टी आई सी टी आई एस, इसी तरह सब में है। अब ये देखिए ये इसके जगह ले लेगा और ये इसके जगह ले लेगा, इसी तरह ये इसके जगह और ये इसके जगह, ये इसके जगह और ये इसके जगह। अब अरेंज करना है। तो आप मन में देखिए कि यहाँ पे सी के जगह एस ले चुका है, यहाँ दूसरा वर्ड में भी सी के जगह एस के जगह सी लेगा, सी वाई एस आ जाएगा। फिर आगे इसी तरह जाएगा, आपका यहाँ पे एस आ जाएगा। फिर इसी तरह चौथा तीसरा वर्ड में क्या हो जाएगा? सी यहाँ आ जाएगा, सी ई आई एस एम आई, और सी के जगह एस आ जाएगा। लास्ट वाला भी देखिए थोड़ा वर्ड बड़ा बड़ा है, लिखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस, और लास्ट में भी एस होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्ड सेम है। यहाँ वाई, यहाँ एम बी आई ओ एस आई एस आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप डिक्शनरी की तरह अरेंज करिए। सबसे पहले हमें कौन मिलेगा? सब में सी कॉमन है। अब देखें दूसरा वर्ड में, सब में ध्यान देखिए, देखिए सब में ये सी कॉमन है। दूसरा वर्ड ई जो है यहाँ पे वो सबसे पहले आ रहा है, तो ये वर्ड पहले पे आएगा, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, आप देखेंगे इस तीनों में कौन आएगा पहले पे। तो देखें सी वाई सी, इसमें वाई 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 सब में कॉमन है।
और एस आ रहा है इसमें तो लास्ट में होगा। अब देखें सी वाई और इसमें सी वाई फिर एस आ रहा है तीसरा पे, तो एम आ रहा है यहाँ पे तीसरा पे, तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें सी वाई एस है और यहाँ पे क्या है एस वाई, तो सी पहले है इसमें इस दोनों में, तो सी यहाँ ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा लास्ट में, ये 4 नंबर पे। अब बोल रहा है क्या, ये जो आप निकाले हैं इसको आरोही क्रम में रखा जाता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, ऐसे 1 1 2 3 4 ऐसे रख दिए। अब पूछा जाता है तो इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, तो ये दूसरा वाला शब्द जो है ये दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये किससे बना है, ये पहला से बना है ना, इससे ए नंबर से, तो आपका आंसर क्या जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही था, केवल इस दोनों टर्म को सब लास्ट फर्स्ट चेंज करना था और डिक्शनरी की तरह सजा देना था, दूसरे पर आएगा आपका ये नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4। बेहतरीन क्वेश्चंस है सब, मतलब रीजनिंग को यहाँ से प्रैक्टिस करने से मतलब इससे सब एग्ज़ाम अच्छे हो सकते हैं, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखें क्वेश्चंस क्या है कि 2 कथन है 1 और 2। ठीक है, 2 कथन है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कथन ये है, ये कथन ये है। कथन के बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निष्कर्ष है 1 और 2 इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अपना जवाब इस रूप में चिन्हित करें, तो आपका कौन सा कथन इसमें होगा वो देखना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यदि केवल निष्कर्ष 1 सही हो, 2 निष्कर्ष सही हो, 1 और 2 सही हो और 1 और 2 नहीं सही हो। तो पहले कथन पढ़ते हैं फिर निष्कर्ष देखते हैं। डेंगू मच्छर से फैल गया है। डेंगू मच्छरों से फैल गया है, मतलब जो डेंगू है वो किससे फैलता है, मच्छर से। डेंगू किससे फैलता है, मच्छर से, तो ये कारण हो गया। और फ्लैक्स से फैल गया है, तो इसमें भी क्या है, बीमारी को फैलने का कारण बताया गया है। ठीक है, और इसमें भी बीमारी को फैलने का कारण बताया गया है। पहला में भी बीमारी फैल रहा है और दूसरे में भी बीमारी फैल रहा है। अब देखें निष्कर्ष क्या है, कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है और एक जीव की हत्या एक पाप है। तो ये दोनों कोई रिलेवेंट नहीं है। यहाँ बीमारी फैलने का कारण दिया गया है इस दोनों में, कथन 1 और कथन 2 में। यहाँ कीट नियंत्रण है तो जीवित जीव की हत्या एक पाप है, तो ये दोनों इनरिलेवेंट है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है निष्कर्ष से। तो ना तो 1 ना तो 2 सही है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 4D नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दी गई संख्या में असंबंधित विषय चुनें। ध्रुवीय, पांडा, शहद, आलस। देखिए ये बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सोचने के बाद समझ में आता है। ध्रुवीय, देखिए पांडा जो है ना वो ठंडे जगह पे रहना पसंद करता है। पांडा जो है वो ठंडे जगह पे रहना पसंद करता है। ठीक है, पांडा जो आपका है वो ठंडे जगह पे रहना पसंद करता है। तो पांडा ठंडे जगह पे रहना पसंद करता है और ठंडी के समय में आलस आती है। ठंडी के समय में देखिएगा आलस आएगा, आपको लगेगा ओढ़ पोढ़ के सो जाएं। ठीक है, रजाई के अंदर। और शहद जो है यहाँ मध जिसको बोलते हैं शहद, वो अलग है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, C नंबर। ध्रुवीय जगह पे ठंड पड़ती है, ठंड में आपका पांडा रहना चाहता है और आलस भी ठंड में आती है। तो ये तीनों चीज़ ठंड से रिलेवेंट है, ध्रुवीय, पांडा और आलस। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंड पाई जाती है, पांडा ठंड जगह में रहता है और आलस ठंड में आती है, लेकिन शहद सबसे अलग है। तो ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्या में असंबंधित विषय चुनें। सिगरेट, चिमनी, सिगार और बीड़ी। देखें सिगरेट जो आपका है और ये जो आपका सिगार है और बीड़ी है, ये तीनों धूम्रपान की, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये धूम्रपान वाली चीज़ें हैं, सिगरेट, सिगार और बीड़ी। लेकिन चिमनी जो आपका है वो ईटा का जो भट्ठा रहता है, जो चिमनी लंबा सा होता है, धुआं जिससे निकलता है, वो है। तो आपका सबसे अलग क्या हो गया, चिमनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
नीचे दी गई संख्या को पूर्ण करें। देखें क्या है, जैसे कि मीटर जो है वो इंच से रिलेवेंट है, तो जूल है वो किससे रिलेवेंट होगा ये पूछा जा रहा है। तो मीटर और इंच में क्या रिलेशन है? कोई भी चीज़ जैसे हम नापते हैं ना, उसका जो लंबाई मेजर करते हैं तो इंच में होता है, मीटर में होता है। तो ये जो आपका है वो लंबाई मापने का एक यूनिट है, मीटर और इंच, ठीक है। उसी तरह जो जूल है, ठीक है, जो जूल है आपका, वो ये जूल एनर्जी है एक तरह से, ये जूल आपका। तो ये जो ऊर्जा है वो किस में मापते हैं हम? वो किस में मापते हैं? कैलोरी में। किस में? कैलोरी में। किलोग्राम से आपका वजन जो होता है, ठीक है, भार किसी का नापते हैं कितना उसका वजन है, और सेकंड आपका टाइम का हो गया, ठीक है। इसीलिए जूल आपका कैलोरी से रिलेटेड है। क्वेश्चंस नंबर 8। क्वेश्चंस नंबर 8 है कि रीटा को निम्नलिखित वर्ण संख्या को उत्क्रम में लिखने के लिए कहा जाता है। रीटा कोई है, उसको जो बोला गया निम्नलिखित वर्ण संख्या, जो वर्ण संख्या, जो ये वर्ण नीचे दिया गया है जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा, इसको क्या बोला गया है कि उत्क्रम में लिखने के लिए, मतलब कि ये इधर से लिखने के लिए। अब ऐसे जेड, वाई, एक्स, ठीक है, डब्लू, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, कहा जाता है, और इसके बाद एकांतर वर्ण को हटा दिया जाता है। एकांतर मतलब बोला जाता है एक के बाद एक, अल्टरनेट। एकांतर मतलब अल्टरनेट वर्ड को हटा दिया जाता है। आप यह बताएं कि कौन सा वर्ण नहीं, वो कौन सा वर्ण नहीं वर्ण श्रृंखला को दो समान भागों में विभाजित कर पाएगा। इसमें क्या लिख दिया यार टाइप करने वाला। आप यह बताएं कि कौन सा वर्ण नहीं वर्ण श्रृंखला को दो समान भागों में विभाजित कर पाएगा। इसमें यही है कि इतना करने के बाद आप यह बताएं कि कौन सा वर्ण जो है वो वर्ण श्रृंखला को दो भागों में विभाजित कर पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ वर्ण नहीं है, कौन सा वर्ण जो है वो वर्ण श्रृंखला को दो समान भागों में विभाजित कर पाएगा, ठीक है। देखें कैसे क्वेश्चंस बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखिएगा तो जेड, वाई, एक्स, डब्लू, भी। अगर टाइप करने वाला एक अक्षर भी छोड़ देगा तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा यहाँ, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, काफ़ी लंबा लंबा क्वेश्चंस दे दिया है, एम, ठीक है। एम के बाद एल, के, जे, उसके बाद आएगा आपका आई। देखिए यहाँ स्क्रीन पे जगह नहीं बच पा रहा है। आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद जे, एच, जी, एफ, ई, अब कहाँ लिखें, ई, फिर आ रहा है आपका डी, डी के बाद सी, फिर बी, और फिर ई। अब बोल रहा है इतना करने के बाद उल्टा लिख दिए, एकांतर वर्ण को हटा दिया जाता है। एकांतर वर्ण मतलब एक के बाद एक अल्टर को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो किसको किसको हटा दिया जाता है, वाई को हटा दीजिए, डब्लू को हटा दीजिए, यू को हटा दीजिए, ठीक है। फिर एस को हटा दीजिए, क्यू को हटा दीजिए, ओ को हटा दीजिए। फिर देखिएगा आप इधर एन रहेगा, एम को हटा दीजिए, के को हटा दीजिए, आई को हटा दीजिए, जी को हटा दीजिए। फिर आप इधर से ई को हटा दीजिए इसको, फिर इधर से सी को हटा दीजिए, और फिर ए को हटा दीजिए। अब जो बचा, अब देखिए कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस 13 में से देखिएगा जो एन जो है आपका, ये एन, ये बीचों बीच आएगा। तो ये पूरा वर्ण को 6 बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए जेड बच गया, जेड एक्स 1 2, देखिए एक ठो ये, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, और ये छठा और ये 7वां पे आ रहा है। फिर इधर देखिए यहाँ बच गया ये 8वां, ये 9वां पे, ये 10 पे, ये 11 पे, ये 12 पे, और ये 13 पे। तो आपका बीचों बीच कौन आ रहा है, एन। तो ये जो वर्ण बच गया उसको 2 बराबर भागों में बांट कौन रहा है, एन। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वर्ड को समझना था, ठीक है। यहाँ नहीं होगा ये, ठीक है। वर्ण को कौन 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको इधर से उल्टा लिख लीजिएगा और एक के बाद एक को हटा दीजिएगा अल्टरनेट को। अब फिर गिन के देखिएगा कि जो बच गया उसमें बीचों बीच कौन आ रहा है, तो n आपका आ रहा होगा। इधर से 6 बचेगा, इधर से 6 बचेगा, ये यहाँ बचेगा n, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा ये नंबर। आप कोशिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, CADMP को वर्णानुक्रम में रखने पर कितने वर्णों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस मेनली जो टाइप करने के लिए भेजते हैं ना, वो तो पता नहीं उसको कैसे समझ में आता है। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो टाइप कर देता है। तो ये बोल रहा है कि CADMP को वर्णानुक्रम में रखने पर कितने वर्णों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये उसी जैसे CADMP है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, जैसे ABCD लिखाता है आपको उसी तरह लिखना है, ठीक है। जो पोजीशन है उसको वर्णानुक्रम करना है, उसी तरह लिखाता है। तो पहले A आता है, फिर यहाँ C आएगा इसके अकॉर्डिंग, फिर D आएगा, फिर M आएगा और फिर P आएगा। तो देखिएगा इस C और A का जगह चेंज हो रहा है आपस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो D जहाँ है वहीं है, ये जहाँ है वहीं है, ठीक है। क्योंकि A पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा। तो ये तीनों इसी तरह है। तो वही पूछ रहा है को वर्णानुक्रम में रखने पर कितने वर्णों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तीन वर्णों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। इंग्लिश जो है ना वो फॉर वर्ड में पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ वर्णानुक्रम, तरनुक्रम, ठीक है ना। तो आपको समझना है थोड़ा सा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, C नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई वर्ण संख्या का अगला वर्ग कौन सा होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जल्दी से टिक मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे, यहाँ देखिएगा ABCD, फिर देखिएगा EABCD। तो ये ऐसे भाग रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे कि कौन सा कहाँ आएगा, मतलब इसका नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये समझना है आपको। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसे का पेयर बनना पड़ेगा, पहले दो का पेयर बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन में बना देते हैं पेयर, दो का पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन से बनाते हैं। जैसे ये पेयर बन गया, पहले 2 का, फिर 1 2 3 का, ठीक है। फिर 1 2 3 4 का, फिर 1 2 3 4 5 का, ठीक है। और फिर 6 का पेयर बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पे नहीं आ रहा है यार, बीच में पेन, कभी कभी पेन भी नहीं चलता है, ठीक है। ये बीच में आ गया। अब देखें ए 2। अब अच्छा कैसे दिमाग लगाएं कि 2 3 4 का पेयर बनेगा। देखिए अगर 2 का पेयर बनाइएगा, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, तो देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 हो जाता है। यहाँ देखिएगा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है यहाँ पे, और एक ठो अभी लगाएंगे तो 20, यानी ये 20 अक्षरों का है। अगर इस तरह हम बढ़ते हुए वर्ण का बनाते हैं सीरीज, तो 20 मेरा यहाँ भी पूरा हो जाता है और 20 हमारा जोड़ के भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, देखिए पहला लेटर क्या है, ABCDE, ठीक है। उसी तरह सब में आ रहा है। देखिए लास्ट का लेटर क्या है, ABCD, देखिए लास्ट का लेटर ABCD, उसके इसी तरह यहाँ देखिए D, सब में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लास्ट का लेटर और फर्स्ट का लेटर देखिएगा सब में रिपीट हो रहा होगा। A देखिए B C D E, फिर यहाँ E आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी पता चलता है और ऐसे भी देखें आप सब। A दूसरा वर्ड देखिएगा यहाँ पे, इसका A के बाद B, ठीक है। फिर A के बाद यहाँ B, फिर B के बाद यहाँ C, फिर C के बाद यहाँ D और D के बाद यहाँ E, ठीक है। तो इस तरह यहाँ बहुत लॉजिक है जो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो आएगा E ही आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, E नंबर B होगा इसका आंसर, क्या होगा, B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ESRO की सहायता से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है ये CGL, देख रहे हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो दरोगा का सेट है 33 सेट है, ठीक है। आपको 33 सेट वो और
इधर CGL का 3-4 सेट है 100 और 2-3 एग्ज़ाम हुआ है 100, लगभग 40-45 सेट जो होगा ना आपका झारखंड का जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम का होगा वो आपका सब सेट करवा देंगे, लगभग 900 क्वेश्चन 40 दिन तक 45 दिन तक, ठीक है। उस तो आपको एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस देखें, ESRO की सहायता से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक शब्द मतलब जिससे मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ टेस्ट कर लेगा ये ESRO, आपको कितना इंग्लिश आता है। तो ये ROSE एक वर्ड तो ये बन जाएगा, ठीक है, एक वर्ड ये बन गया ROSE, और एक वर्ड बन जाएगा आपको ESRO। ये क्या होता है आपका ESRO, ये होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ESRO यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक होता है, एक बन जाएगा इरोज, EROS। इरोज ग्रीक गॉड है, ये इरोज क्या है, ग्रीक का गॉड है इरोज, ठीक है। तो इसका भी कुछ मीनिंग है। एक बन जाएगा सोर, SORE सोर, ये सोर होता है पीड़ादायक। क्या होता है इसका मीनिंग, पीड़ादायक, ठीक है, पीड़ादायक। तो आपका चारों वर्ड यहाँ सार्थक बन रहा है, तो आपका आंसर जाएगा A, ठीक है। बस इंग्लिश का कमाल था। क्वेश्चंस नंबर 12, दिए गए शब्दों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करें, इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा। तो एबेंडन, एक्यूपेट, एक्यूमुलेट, एक्वेट और अचीव। इसमें क्या करना है आपको, डिक्शनरी के अनुसार अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट करिए, दिए गए शब्दों का वर्णानुसार व्यवस्थित करें, इस क्रम में अंतिम शब्द कौन होगा और लास्ट पर कौन शब्द आएगा वो देखिए। तो अब पहले देखिएगा, पहला लेटर देखते हैं। इस तरह का बहुत क्वेश्चंस आएगा हर एक एग्जाम में, ए सब में ये कॉमन है, तो इससे बात नहीं बनेगा। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, बी। दूसरा वर्ड पे देखिए, यहाँ बी है, बी यार, यहाँ बी है, फिर यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है और यहाँ सी है। तो बी सबसे पहले आ रहा है, तो ये एक पर आएगा, ये पहला वर्ड सेलेक्ट हो गया। अभी सब में देखेंगे, ये सी देखिए, तीसरे वर्ड पर देखेंगे, सी सब में कॉमन है। तीसरे में एक में टी है, फिर दूसरे इसमें सी है, फिर इसमें क्यू है, फिर इसमें एच है। तो देखिए इस सबसे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, सी वाला आएगा, एक्यूमुलेट, क्योंकि यहाँ एच है, क्यू है और टी है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब ये दोनों का काम हो गया। अब तीनों में देखते हैं, यहाँ ACT है, यहाँ ACH है और यहाँ ACQ है, तो H वाला पहले आएगा तीसरे पे। यहाँ ACT है तो Q वाला पहले आएगा चौथे पे और ये पाँचवें पे आएगा। तो ACTUAT जो है आपका वो पाँचवें पे आएगा। कौन सा आएगा, पाँचवें पर C नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा C नंबर। बस इसको डिक्शनरी फॉर्म में सजाना था। जैसे डिक्शनरी सर्च किए होंगे आज तक, आपके पास डिक्शनरी होगा ऑक्सफोर्ड का। दी गई वर्णमाला का अध्ययन करें, उपयुक्त वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित संख्या को पूर्ण करें। ये आपके पास क्वेश्चंस है, आपको अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है ABCD वाला। ये वर्णमाला दे दिया गया है आपको, ये वाला वर्णमाला आपको दिया गया है। इस वर्णमाला को देखिए और इस सीरीज में आगे क्या होगा वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो कौन सा होगा वो बताइए। क्वेश्चंस में क्या है, एन के बाद क्यू, क्यू के बाद जेड। देखिए यहाँ पे जो है आपका, पहले क्वेश्चंस को रफ करना सीखिए। एन जो दिया हुआ है, देखिए पहला पे एन है, फिर क्यू दिया हुआ है दूसरा पे, ये दूसरा पर क्यू है, ये मतलब 2 अक्षर छोड़ के क्यू है, फिर जेड दिया हुआ है, तो वाई और बी छोड़ के जेड है। तो अगला में क्या होगा, दो का गैप है सब में, तो AR छोड़ के दिया होगा एस, तो एस होगा यहाँ पे, पहला अक्षर एस होगा। तो एस देखिए इस पे एक ही तो आ रहा है, एस बी पे आ रहा है, तो आपका आंसर ये आ गया एस, ठीक है। आप यहाँ से टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एस रहता सब में तो फिर हम आगे चेक करते, लेकिन देख लेते हैं और लॉजिक लगा लेते हैं। फिर देखिए दूसरा वर्ड डी दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा पे डी दिया हुआ है, डब्लू दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो डी कहाँ है यहाँ पे, देखिए ये डी है, डब्लू कहाँ है, ये डब्लू है, एफ कहाँ है, ये एफ देखिए यहाँ पे है। तो एक अल्टरनेट करके दी, सी को छोड़ा, डी को पकड़ा, एक्स को छोड़ा, डब्लू को पकड़ा, ई को छोड़ा, एफ को पकड़ा, तो जी को छोड़ेंगे, भी को पकड़ेंगे, तो भी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए भी मिल गया। इसी तरह देखिए पी है, बी है और आर है। क्या है, पी है, पी है, पी है, बी है और आर है।
तो देखिए P कहाँ है, ये देखिए P यहाँ पे है, P फिर क्या है B, B देखिए कहाँ पे है, B यहाँ पे है, फिर देखिए P B, R कहाँ पे है, तो R हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए P के बाद Q I को छोड़ा, B को पकड़ा, Z A को छोड़ा, R को पकड़ा, तो हम S H को छोड़ते हैं, I को पकड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा I। ठीक है, सॉरी यहाँ I होगा, ये मिट जाएगा, I होगा यहाँ पे आपका। तीसरा क्या आएगा I, आपका क्या आ गया SBI। तो आप इस सीरीज को पूरा लंबे बढ़िया से लिखेंगे और जो जो दिया हुआ है आप पहली बार में ये पहला लेटर घेरेंगे, NQZ घेरेंगे, फिर देखेंगे इसका अगला क्या होगा, फिर दूसरा घेरेंगे, फिर इसी तरह करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम नहीं लिखे इसको पूरा फैला के, क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। अगर हम ऐसे लिखने लगेंगे NOPQY तो हम कहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका ट्रिक मैन लॉजिक समझना है, बस लॉजिक समझ गए उसके बाद अपने बना लीजिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए नोटबुक में। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अब देखें पूर्ण कैसे करेंगे। आपको ये सब के लिए जल्दी बनाने के लिए आपको जो पोजीशन है ABCD का A से लेके Z तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा चीज़ बताते हैं याद रखने के लिए। एक चीज़ कि देखिए एक होता है इजोटी, एक शॉर्ट फॉर्म होता है इजोटी, इजोटी पढ़ते हैं इसको, इजोटी, इसको याद रख सकते हैं आप। ये देखिए 5 का डिफरेंस है, 5 10 15 20 25। इससे क्या होता है ना कि आप अगर कोई चीज़ को मान लीजिए कि F पे दिया है तो आपको पता होगा कि अच्छा ये 5 पर है तो F इसके आगे 6 होगा। अगर K दे दिया है तो अगर इजोटी याद है आपको तो अच्छा J 10 पे है तो K आपका 11 होगा। उसी तरह एक और शॉर्ट फॉर्म है सिफिलोरेक्स, क्या सिफिलोरेक्स, सिफिलोरेक्स LORUX। देखिए हमको नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये कोई भी बुक खुद खोलिएगा रीजनिंग को, उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कोई उपज नहीं है दिमाग का, हम आपको बता रहे हैं जो हमको आता है। 3 6 9, ठीक है, 12 15 18 21 24। अब मान लीजिए कि D दे दिया, तो अगर आपको नहीं पता, अच्छा C तो 3 पे होता था, D 4 पे होगा। आपको J दे दिया, अच्छा 9 हमको पता था ना इस पे होगा तो J 10 पे होगा। तो ऐसे हम दो चीज़ याद रखते हैं हमेशा हम भी, ये इजोटी और ये सिफिलोरेक्स, इससे हम कॉमन लगा के एग्जाम में बना लेते हैं। तो अब देखें J का पोजीशन यहाँ पे क्या होगा, J का पोजीशन 10 होगा। क्या होगा J का पोजीशन, J का पोजीशन 10 होगा। E का पोजीशन क्या होगा 5। उसी तरह देखिए L का पोजीशन क्या होगा 12। ठीक है, यहाँ लिखते हैं यार, इस पर वहाँ नहीं लिखा जा रहा, JELHOLSQ। ठीक है, अब देखते हैं इसका पोजीशन देखिए J का होगा 10 और E का होगा 5, L का होगा आपका क्या, L का पोजीशन क्या होता है 12, H का पोजीशन क्या हो जाएगा 8, याद कर दिए उसको। और इजोटी में क्या था, O कितने पे था इजोटी में 15 पे, और L कितने पे था सिफिलोक्स में 12 पे। S कितना हो जाएगा 19 क्योंकि R था 18 पे, और Q कितना हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा 17। ठीक है, Q हो जाएगा 17। तो अगला टर्म क्या होगा वही जानना है। तो यहाँ देखिए 10 से 2 12, 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, तो अगला बार 5 बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, 12 से 15 19, और ये 19 से 5 बढ़ा देंगे तो 24। 24 पे क्या आएगा, 24 पे आता है आपका x। क्या आता है 24 पे x। तो x देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा XW। अगला देख लेते हैं, यहाँ कितना का डिफरेंस है, ये देखें, यहाँ देखें 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23। तो 23 पे क्या आएगा W, 23 पे क्या आएगा W। तो आपका X और W आंसर होगा। क्यों, देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 4 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 17 और 6 23, 23 का पोजीशन होता है W। तो X और W आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह करके क्वेश्चंस को बनाना है, जल्दी में बनाना है। क्वेश्चंस नंबर 15, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। ठीक है, पता नहीं कैसे टाइप करता है, इसको श्रृंखला ही पकड़िए। ठीक है, को पूर्ण करें। 6 है, 252 है और 9 है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्या है 6:252 समानुपाती है 9 का। अब यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो ये देखें, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस रहे ना, अगर यहाँ कोई छोटा सा, इसमें क्या है सोचने वाली बात कि यहाँ कोई छोटा टर्म हो, बहुत छोटा हो, और यहाँ इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा टर्म हो। देखिए ये कितना बड़ा टर्म है, कितना गुना है। तो या तो ये इसका स्क्वायर की तरफ जाएगा, या तो क्यूब की तरफ जाएगा, या तो दोनों जाएगा, या तो 6 के पावर 5 जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। तो अगर हम 6 का पावर 3 करते हैं, 6 छक 36, 36 छक 216 हो जाता है। और 216 का पावर फिर अगर मतलब 6 का पावर 4 करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या कर, इसमें क्या हो जाता है, ये पहले ऐसे करें कि 6 का पावर अगर 2 करते 36, फिर आगे करेंगे तो हो जाएगा 216। तो 216 में ये कितना घट रहा है, अगर 252, 6 का क्यूब कितना होता है, देखिए ये होता है 216, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और 252 में अगर हम 216 घटाते हैं, इतना इसलिए बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा सोच पाएँ आप अपने तरफ से, वरना आंसर बताने में क्या है, इतना देर में बता के तो चले गए रहते। 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 36। तो ये जो 36 बच रहा है आपको, ये भी देखिए 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ कोई लॉजिक है जो 6 का स्क्वायर है और 6 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ 6 का पावर 1, मतलब ऐसे करके ये बढ़ रहा है। इसी तरह यहाँ है 9 का पावर 1, 9 का पावर 2 प्लस 9 का पावर 3 ऐड है, तो 9 का पावर 2 81, और 9 का पावर कितना होता है 3। ये देखिए 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, 9 9 कितना होता है 729। इसको ऐड कर दीजिएगा अगर 729 को, तो कितना हो जाएगा 81 और 1 90, और 80 कितना हो जाएगा, ये 810 हो जाएगा शायद ना, 810 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 810 सी नंबर, ठीक है। बस कुछ नहीं था, लॉजिक को समझना था कि यहाँ स्क्वायर और क्यूब करके जोड़ा है तो यहाँ भी वही होगा। ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है इसके रिलेटेड। इसी तरह का बात होगा, पहले हम 2 का स्क्वायर किए 36, तो नहीं ये बहुत छोटा हो जाता है, तो क्यूब की तरफ गए तो 216 होता है। अच्छा तो 216 में और कितना घट रहा है, अच्छा 36 घट रहा है, तो 36 भी तो 6 का स्क्वायर होता है, उससे थोड़ा सा सोच लिए। इस तरह का अगर 50-100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस नंबर 16। क्वेश्चंस नंबर 16 क्या है देखें। अब इस क्वेश्चंस में अगर कोई पेन ले लेता है और बनाने लगता है और आधा घंटा बनाता है तो वो तो खैर भाई कहना ही नहीं। अब देखें, यदि प्लस का अर्थ विभाजन है, विभाजन मतलब डिवीजन, माइनस का अर्थ योग है, और इंटू का अर्थ घटाव है, और डिवीजन का अर्थ गुना है। यहाँ देखें डिवीजन का अर्थ गुना है। यहाँ पर देखिएगा ये डिवीजन है, यहाँ जहाँ जीरो आए ना, आप सबसे पहले पेन को वहाँ लेके जाइए, यहाँ जीरो है, तो यहाँ देखिएगा कि जीरो डिवीजन है, तो डिवीजन के जगह पे गुना है। अगर ये पूरा ब्रैकेट में है, जो भी हम सॉल्यूशन करके लाएंगे इस ब्रैकेट का, वो डिवीजन के जगह में जब गुना हो जाएगा तो इस गुना के जिससे ये जीरो से गुना होगा, क्योंकि डिवीजन के जगह पे ये गुना चेंज कर देगा। तो जीरो से गुना करेंगे इसका कैलकुलेशन को, तो ये तो पूरा टर्म को जीरो कर देगा, तो आपका आंसर जाएगा बी। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना था, बस इसको देखना था और इसको जीरो कर देना था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनें। अब देखें क्या है। अब इसमें क्या है ना कि आपको कुछ ऐसा दिया गया है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो किस तरह से ये सीरियल बाय रिलेटेड है उस तरह से आपको बनाना है, मतलब अरेंज करना है। ये आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, विश्व और भारत, इसमें क्या है ना, ये आंध्र प्रदेश भी है। इसमें इसका ऑर्डर कैसे सजाना है, ये क्वेश्चंस टाइपिंग कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, टाइपिंग करने में। तो आपका जो ये आंध्र प्रदेश का भी ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी ऑर्डर है। ये आंध्र प्रदेश जो है ओरिजिनल में तीसरे नंबर पे है, कितने पे, तीसरे पे। और ये जो आंध्र प्रदेश होना चाहिए था, आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है। एक सेकंड, इसका नंबर देने भूल गया टाइपराइटर, यहाँ 1 पे ये है, ठीक है। ब्रह्मांड आपका 2 पर है, तिरुपति आपका 3 पे है, और विश्व आपका 4 पे है, और भारत आपका कितने पे है, 5 पे है। तो आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा, यानी 2 नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। ब्रह्मांड के बाद क्या आएगा, ब्रह्मांड के बाद विश्व आएगा, ब्रह्मांड के अंदर विश्व है, तो तीसरा नंबर पर ये आएगा। और विश्व के अंदर भारत है, यानी 4 आएगा। और
भारत के अंदर आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, राज्य है जो आंध्र प्रदेश है, एक पे आएगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति है, ठीक है। कहने का मतलब ब्रह्मांड पहले होगा, फिर उसमें विश्व होगा, फिर उसमें विश्व में एक देश भारत है, फिर भारत में एक राज्य आंध्र प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति है। तो देखिए 2 3 4 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 2 और तीसरा पर कौन है, दूसरा, और यहाँ गलती लिख दी है कुछ, ब्रह्मांड दूसरे पे है, ब्रह्मांड का पोजीशन 2 है तो 2 पहले आएगा, और उसके बाद ब्रह्मांड के बाद विश्व, यहाँ ब्रह्मांड के बाद कौन है, विश्व है, तो यहाँ 4 ना आएगा 20 मिनट, यहाँ 2 होगा पहले, फिर विश्व का जगह 4 होगा, फिर क्या होगा, फिर भारत होगा 5, फिर क्या होगा आपका आंध्र प्रदेश 1, फिर आपका होगा तिरुपति 3। तो ये मुझे लगता है बाय मिस्टेक लिखा गया था हमसे, ठीक है, ये मेरा बाय मिस्टेक लिखा गया था, ये नहीं होगा। तो 2 4 5 1 3, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, तो ये वाला है 3 1 5 4 2, मतलब कि 3 पहले, मतलब ये देखिए 3, ये है ना, देखिए ये मैच कर रहा है ना, 3 1 5 4 2, ठीक है, 3 1 5 4 2, तो ये नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इधर से अरेंज किया है कि देखिए तिरुपति है, तिरुपति किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, और आंध्र प्रदेश किसके अंदर है, भारत के अंदर, और भारत किसके अंदर है, विश्व के अंदर, और विश्व किसके अंदर है, आपका ब्रह्मांड के अंदर। तो इस तरह करके ये अरेंजमेंट है, तो ये नंबर होगा। लॉजिक आप समझ गए होंगे, ठीक है, बाकी अरेंजमेंट कुछ भी हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लॉजिक जानना है रीजनिंग में, कोई ज़रूरी यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है अधिक प्लस का अर्थ इंटू है, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, इंटू है, गुना है, माइनस का अर्थ क्या है, भागा है, ठीक है, और इंटू का अर्थ प्लस है, इंटू का अर्थ प्लस है, और प्लस भागा का अर्थ क्या है, माइनस है। बस अब यहाँ तक क्या करना है, माइनस के जगह पे क्या है, माइनस के जगह पे भागा है, तो 42 भागा 6, अब प्लस के जगह पे क्या है, इंटू है, इंटू 5, और इंटू के जगह पे क्या है, प्लस है, प्लस 6। तो ये देखिए 6 सत्ती 42, एक भागा लग जाएगा तो 7 गुने 5 प्लस 6, तो 7 बचे 35 और 6 कितना होगा, 41, बी नंबर, ठीक है। आसान क्वेश्चंस था, ये सबसे अच्छा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस सबसे अच्छा क्वेश्चंस है। कैसे अच्छा क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, P और Q S के बच्चे हैं, P और Q क्या है, X S के बच्चे हैं, मतलब कि S का 2 बच्चा है, P और Q, ठीक है। मान लीजिए आप में से कोई S है, आपके 2 बच्चे हैं P और Q, ठीक है। पता करें कि P का पिता कौन है, तो इसमें से जो बच्चा है, इसमें से P का पिता कौन है वो पता करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे, P का पिता कौन है, P का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 2 में से चुने जो आवश्यक है। तो इस कथन का उत्तर देने के लिए कौन सी ये जो कथन है वो आपको ज़रूरी पड़ेगी, P का पिता कौन है जानने के लिए आपको दोनों में से कौन सा कथन ज़रूरी होगा। तो देखिए जो P और Q क्या है, S के बच्चे हैं, तो P और Q दोनों कुछ भी होंगे, भाई बहन जो भी होंगे, S के बच्चे हैं, यानी इसके ऊपर S होगा, ठीक है। क्यों होगा इसके ऊपर S, क्योंकि ये P Q दोनों आपस में भाई हो बहन हो, एक भाई हो एक बहन हो, पता नहीं है, और लेकिन S इसके बच्चे हैं, तो ये S माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि R P का भाई है और T का बेटा है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में P का पूछा जा रहा है, P Q S है, तो यहाँ R है, P है, T है, T क्यों आ गया, इसको अभी छोड़ते हैं पहला ऑप्शन को। दूसरा में देखिए U Q की माँ है, U जो है आपका वो Q की माँ है, U जो है आपका वो किसकी माँ है, Q की, देख लेंगे, U जो आपका है वो किसकी माँ है, Q की। तो ये जब Q की माँ है और S दोनों के बच्चे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो आपका P और Q ये दोनों क्या है, बच्चे हैं किसके, S के, ये दोनों S के बच्चे हैं, और जो Q है
वो यू मतलब यहाँ यू दिया हुआ है वो क्यू की माँ है। देखिए यू जो है आपका किसकी माँ है, क्यू की। माइनस इसलिए लिखें क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, ये कोड होता है ऐसा, बता देते हैं अभी। और ये क्यू एक एरो इसलिए लिखें क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है, ये यू आपका एक जनरेशन ऊपर है क्यू से, ठीक है। तो ये देखिए यू जो है वो क्यू की माँ है और ये दोनों बच्चे हैं एस के। तो जब मान लीजिए मेरे बच्चे हैं और एक उनकी माँ है, तो जो ये जो हुई वो एस की तो वाइफ हुई, जो ये जो एस और यू है ये तो पति पत्नी हुए ना। तो क्वेश्चंस क्या है, पी का पिता कौन है, तो पी का पिता एस है। जब ये दोनों एस के बच्चे हैं और यू जो है वो क्यू की मतलब माँ है, तो ऑब्वियस है कि एस जो है इनके पी और क्यू के पिता हुए। तो आपको आंसर देने के लिए ओनली 2 पर्याप्त है, ठीक है। ऐसे सोचिए ना कि आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और आप उसके पिता हैं। आपका दोनों बच्चे लड़का है कि लड़की है हमें नहीं पता, लेकिन यू जो है वो आपके बच्चे की माँ है। तो भाई आप जिस बच्चे की पिता हैं और जो आपके उनके जो मम्मी हैं, तो दोनों में क्या रिलेशन हुआ, पति पत्नी का हुआ। तो आप ऑब्वियस ही है कि पी का पिता कौन हुआ, वो एस हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, एक थ्योरी टाइप का एक चीज़ है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ये थ्योरी बहुत काम आएगा आपको। क्या है देखें, अगर एक पीढ़ी ऊपर हो, अगर एक पीढ़ी ऊपर हो तो आप ऐसे दिखाएंगे। जैसे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले से सॉल्व कर रहे हैं, अगर अपने ट्रिक से बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है आप मेरे ट्रिक को फॉलो करने के लिए। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी मतलब क्या हुआ, आप अपने आपके मम्मी पापा जो हैं, मेरे मम्मी पापा हुए जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, मेरे दादा दादी जो हुए वो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। कैसे, क्योंकि हमारे दादा जो हैं वो हमारे पापा के पापा हैं, तो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। तो एक पीढ़ी ऊपर होता है माँ बाप, ठीक है, माँ बाप मतलब कुछ भी लिख दीजिए, माँ पापा, ठीक है, समझने के लिए फादर मदर, ठीक है। और 2 पीढ़ी जो ऊपर होता है उसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में पिता या माता आ जाता है, ठीक है, रफ कर दे रहे हैं। 2 पीढ़ी ऊपर हो गया ये। यहाँ पे दादा दादी कुछ भी आ सकता है आपका, यहाँ पे हम और आप मतलब भाई बहन कुछ भी हो, दादा दादी उसको 2 एरो से डिनोट करते हैं, दादा। इसमें थोड़ा सा लंबा थ्योरी है, थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। दादा दादी होता है और भाई बहन को हम सिंगल ऐसे लाइन से डिनोट करते हैं, भाई बहन को, किससे, भाई बहन को। और पति पत्नी को हम डिनोट करते हैं ऐसे एरो से, पति पत्नी, ठीक है, दोनों तरफ एरो, पति पत्नी को हम इससे करते हैं, ठीक है। और पुरुष मतलब पुरुष हुआ, मेल हुआ तो प्लस, और स्त्री हुआ तो माइनस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसी तरह है। आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसको हम कमेंट में छोड़ देते हैं। आप अगर इस क्वेश्चंस को बता पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चंस को नहीं बताते हैं और अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि इसको बताना है, तो हम इस क्वेश्चंस को अच्छे से विद थ्योरी बता देंगे आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से पूछा गया, गोविंद मीरा का पिता रोहित की पोती कौन है, रोहित की पोती कौन है आपको बताना है, ठीक है। विथ लॉजिक आप हमें कमेंट करेंगे इसको। और अगले सेशन में क्या होगा कि हम आपको इसका थ्योरी और क्वेश्चंस बता देंगे, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप बताएंगे, फिर क्या इसमें करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमें, आप कमेंट करेंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।